स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 498A की और जानेंगे इस धारा के तहत अगर कोई पत्नी अपने पति या पति के रिश्तेदारों के खिलाफ कोई झूठा केस या एफआईआर दर्ज करा दे तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, यानी ऐसे में उनके अधिकार क्या क्या हैं और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 498A के अनुसार अगर कोई हस्बैंड या हस्बैंड का कोई रिलेटिव महिला के साथ क्रूरता यानी क्रुएल्टी करता है, जो मानसिक या शारीरिक किसी भी रूप में हो सकती है, जिसमें घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न को भी शामिल किया गया है, तो उन्हें इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है, जो कि बेसिकली एक संगीन यानी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी पुलिस इसमें शिकायत मिलने पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, जिसका महिला पक्ष द्वारा नाजायज फायदा उठाया गया है। यानी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में समय समय पर इस धारा का मिसयूज होता रहा है। महिला द्वारा आपसी तनाव या मिस अंडरस्टैंडिंग में इसका यूज करके महिला अपने परिवार वालों को ब्लैकमेल करती है और उनके खिलाफ झूठी एफआईआर भी दर्ज करा देती है, जिसमें वह दूर दूर के रिश्तेदारों का नाम भी शामिल कर देती है। और नेशनल क्राइम रिपोर्ट NCR के अनुसार अगर ऐसे 100 शिकायत दर्ज होती है, अगर 498 में 100 शिकायत दर्ज होती है तो केवल 15% मामलों में ही आरोपी को सजा होती है, यानी 85% मामले झूठे होते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और अपने समय समय पर निर्णय पर इस धारा को कमजोर कर दिया, क्योंकि ये आपराधिक कानून तो है लेकिन पारिवारिक मामला होता है। और ऐसा ही एक मामला था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 का, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट इस धारा में यानी धारा 498 में सीधे किसी आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि कोई अर्जेंसी ना हो, यानी किसी भी तरह की कोई बड़ी हिंसा का डर हो या चोट ना पहुंची हो, तो ऐसी कोई भी बात ना हुई हो तो सीधे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही महिला थाने में ऐसे किसी अपराध की शिकायत जाती है तो इसमें पुलिस ऑफिसर्स या महिला पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि वो दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करे, उनको बुलाने का नोटिस दे, जिसके द्वारा वह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच को कंडक्ट कर सके, जिसमें वह दोनों पक्षों को सुना जाता है और साथ ही समझौता कराने की कोशिश भी की जाती है। और अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे किसी भी मामले में जहां अर्जेंसी ना हो, यानी जहां 7 साल तक की सजा का अपराध ना बनता हो, वहां पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो दूसरी पार्टी को CRPC की धारा 41A के तहत नोटिस भेजे, जिसके बाद उस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है यानी आरोपी की ड्यूटी बनती है कि वह उन नियमों का पालन करते हुए कंसर्न अथॉरिटी के सामने पेश होकर अपनी बात रखे, जहां कंसिलिएशन और मीडिएशन के द्वारा समझौते की बात रखी जाती है। अगर समझौता ना हो तो ऐसे में सब इंस्पेक्टर लेवल का जो पुलिस होता है, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा होता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वह उस मैटर को DCP या ACP को रेफर कर दे, जहां DCP या ACP निर्णय लेगा कि इस मामले पर केस या FIR दर्ज होगी या नहीं होगी। और ऐसे में भी अगर केस दर्ज होता है तो भी उस व्यक्ति को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाता, उसे एक नोटिस भेजा जाता है, अरेस्ट करने से पहले इन्फॉर्म किया जाता है, जहां आरोपी के पास अधिकार मिल जाता है, आरोपी को टाइम मिल जाता है कि वह CRPC की धारा 438 के तहत सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करके जमानत ले सकता है अरेस्ट से पहले। और उसके बाद साधारण रूप से आपका केस कोर्ट में चलता रहेगा। आपको कोर्ट की तारीख पर पेश होकर अपने वकील के द्वारा अपना पक्ष रखना है, अपने सबूत देने हैं ताकि आप बरी हो सके। और साथियों, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे मामलों में यानी दहेज उत्पीड़न के जो मामले होते हैं उनमें देखा गया है कि हस्बैंड के साथ साथ हस्बैंड के रिलेटिव्स का, चाहे वह कितने ही दूर क्यों न रहते हो, उनका नाम भी ऐसे केसों में यानी झूठे केसों में दर्ज करा दिया जाता है, चाहे वह विदेश में ही क्यों न रहते हो। तो ऐसे में आप बात करते हैं यानी समझते हैं उन रेमेडीज की जिनका यूज करके आप अपना नाम यानी जो झूठा नाम आपका डलाया गया है उसको आप केस में से कैसे हटा सकते हैं।
तो साथियों, चाहे पत्नी ने मामला कोर्ट में फाइल किया हो या फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई हो, यानी अगर आपका नाम एफआईआर में दर्ज है तो आप एफआईआर को रद्द कराने के लिए, उसको क्वैश कराने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं नाम हटाने के लिए, एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। इसके अलावा अगर आपको समन ऑर्डर मिलता है जिसमें आपका नाम है कोर्ट से, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास की कोर्ट से या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से, तो आप उसे सेशन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अपना नाम वापस ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन दोनों ही स्थितियों में कोर्ट में जब चार्जशीट पर बहस होनी होती है तब आप अपने एडवोकेट के थ्रू डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को दिखाकर। एग्जाम्पल के लिए, अगर पत्नी ने देवर का नाम डाल दिया है एफआईआर पर या केस में, तो और जो देवर है वो बाहर जॉब करता है या बाहर स्टडी करता है, तो ऐसे में आप उसके जॉब या स्टडी के डॉक्यूमेंट दिखाकर और साथ ही डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव करके कोर्ट से उसके नाम को हटवा सकते हैं, यानी उसका डिस्चार्ज ले सकते हैं, जिसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। यानी ओवरऑल हम निष्कर्ष की बात करें तो अगर आप सही हैं और आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने या किसी ने भी कोई केस या एफआईआर दर्ज करा दी है तो आपको डरना नहीं है, कानून का साथ देना है और अपने कानूनी अधिकारों के तहत अपना केस लड़ना है, अपनी बात रखनी है। देखना कोर्ट आपका साथ जरूर देगी। तो आशा है आज की हमारी इस जानकारी में आप 498A के संबंध में अपने बेसिक अधिकारों को समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।